नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है आत्मनिर्भर भारत तथा इसकी तरफ बढ़ते हमारे देश के कदम। इस विषय पर चर्चा करने हेतु स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं, मैं आप सबसे मिलवाना चाहूँगी प्रोफेसर नरेंद्र कुमार बिश्नोई। नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आत्मनिर्भर भारत, इसका क्या अभिप्राय है? देखिए, जो ये आत्मनिर्भर भारत का जो नारा सरकार ने या मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने दिया है जी। तो बैकग्राउंड हमें सबको मालूम है इसकी कि एक ये कोरोना क्राइसिस हो गया, उसकी वजह से इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, काफ़ी लॉकडाउन रहा हमारा। तो लॉकडाउन तो में तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक एक्टिविटी को रुकना था जी। और उससे पहले भी थोड़ी बहुत कुछ समस्याएं हमारे देश में इकोनॉमी में चल रही थी जी। अब होता यह है कि मैं आपको इस आत्मनिर्भर भारत से, अगर जो जैसे कल परसों जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं हमारे बॉर्डर पे चाइना के साथ में, उससे थोड़ा सा मैं आपको कनेक्ट करके ये बात करूं तो सीधा लिंक इसका है भी और आप इसको समझने की कोशिश करें जी। देखिए, सन 1960 में भारत की जो टोटल जीडीपी थी, जो राष्ट्रीय आय थी भारत की, वो $40 बिलियन के लगभग थी, जो एक मूल्य पे होती है। और चाइना की उस समय पे राष्ट्रीय आय थी $60 बिलियन, तो हमसे 1.5 गुना थी और उनकी आबादी भी करीब करीब हमसे इतनी ज़्यादा थी, तो पर कैपिटा इनकम दोनों की हमारी करीब बराबर थी। 1990 में अगर हम देखें तो चाइना की जीडीपी थी करीब करीब $360 बिलियन और भारत की थी $320 बिलियन। इसका मतलब इस 30 साल के पीरियड में भारत और चाइना की जीडीपी करीब करीब बराबर थी। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब जीडीपी एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिससे कि किसी देश की ताकत का एक पैमाना बन जाता है, क्योंकि वो दुनिया के व्यापार में भी क्षेत्र में तो है, लेकिन साथ में उसका जैसे रक्षा बजट है, तो रक्षा बजट हम ये कहते हैं जीडीपी का 3% होगा या 4% होगा। अब अगर जो हम 2018 को देखें, जिसका लेटेस्ट डेटा हमारे पास आया है, पब्लिकली अवेलेबल है, तो चाइना की जीडीपी करीब करीब $14,000 बिलियन हो गई जी। और भारत की जीडीपी बढ़ के हुई $2700 बिलियन। तो इस बीच में हमारा और चाइना का गैप बढ़ गया। तो उसकी वजह यह रही कि चाइना ने बहुत तेजी से तरक्की की और वो हमसे थोड़ा आगे चला गया। उसका नतीजा ये होता है कि आज उनके जो है, उनका एक कहना चाहिए जो प्रभाव है या इम्पैक्ट है, वो हमसे ज़्यादा हो जाता है और वो विश्व की महाशक्ति बनने की तरफ है। तो इसमें अगर जो हम देखें तो एक मेन बात ये निकल के आती है, मैं यहाँ पे कोई मुकाबले की बात नहीं कर रहा हूँ, और जो घटना है वो एक अलग है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें तो हम अपना परेशानी प्रकट कर सकते हैं, लेकिन वो आज का टॉपिक नहीं है। तो मेन बात ये है कि अगर जो हिंदुस्तान को, इंडिया को एक सशक्त भारत बनना है और दुनिया से एक अपनी इज्जत के साथ में खड़े होना है और ऐसे पोजीशन में आना है जिससे कि लोग हमारा प्रभाव को माने और देखें, तो उसमें हमारी एक बाकी जो चीज़ें होती हैं, जैसे सॉफ्ट पावर है, हमारी कल्चर है, बाकी चीज़ें, दैट इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी जीडीपी क्या है, हमारा इकोनॉमिक साइज क्या है। अब अगर जो हमारा इकोनॉमिक साइज जैसे रखा है कि हम $5 ट्रिलियन यानी 5,000 करोड़ हमारा हो जाएगा, तो हम और बड़े अब आज से दुगने हो जाएंगे। फिर उसके 10 साल बाद हमारा $10 ट्रिलियन हो जाता है, तो हम और ताकतवर हो जाते हैं। तो देश की ताकत को हमेशा नापा जाता है, एक तरह से कहें कि जीडीपी टोटल कितनी है। अब जीडीपी का एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इस आत्मनिर्भर भारत के नारे में जो मैं समझता हूँ और जो मेरी नीति आयोग में भी 1-2 लोगों से, एक्सपर्ट से बातचीत हुई है, वो ये है कि हम देश की जीडीपी को और तेजी से कैसे बढ़ाएं। अब जीडीपी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमें काफ़ी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। उसमें एक चीज़ जो मोदी जी ने नारा दिया है, मैं उसको समझता हूँ बड़ा एक महत्वपूर्ण है, और उसको सही अर्थ में हम समझ लें इस दूरदर्शन जैसे महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से, तो बड़ा अच्छा रहेगा देश के लिए। वो ये है कि हमने कहा वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल एंड ग्लोबल। इसका मीनिंग ये है कि जब तक कि भारत की लोकल बिजनेस, लोकल इंडस्ट्रीज, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, सर्विस भी हो सकता है, चाहे हमारे जो भी बिजनेसमैन हैं लोकल, अगर जो वो लोग और ज़्यादा वोकल नहीं होंगे, अपने मतलब ब्रांडिंग नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट की, अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने की, प्रमोशन की नहीं सोचेंगे और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की नहीं सोचेंगे, तो भारत तो एक
जीडीपी कैसे बढ़ेगी और उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय ताकत कैसे बनेगा, और भारत एक सशक्त आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो इसका कंपोनेंट है वो ये है कि बाकी चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन जो लोकल बिजनेसेस हैं हमारे, बिल्कुल, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, उनको अब ग्लोबल स्केल पे कॉम्पिटिटिव होने की जरूरत है और उसका समय आ गया है। तो मैं ये मानता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत में जो चल रहा है, जैसे आप देखें सोशल मीडिया के माध्यम पे भी कि हम चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करें, तो मतलब स्वदेशी को अपनाएं। तो मैं इसमें थोड़ा सा अर्थशास्त्री होने के नाते मैं इसके कोई विरोध में नहीं हूँ इस बात के, किसी को करना है तो हम नागरिक हैं, हमारा अधिकार है, हम अपनी भावनाओं के अनुरूप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इन बातों से बहुत ज्यादा चाइना के ऊपर या भारत के ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भारत पे प्रभाव तो तभी पड़ेगा जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को, और अर्थव्यवस्था का मतलब है भारत के उद्योग को, भारत के बिजनेस को, भारत की कृषि को इतना मजबूत बना लें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ले जाके खड़ा कर दें कि हमारे तो नारा, मैं ये मानता हूँ इस नारे का जो एक निहितार्थ है, जो एक मीनिंग है वो ये है कि भारत का सामान इतना कॉम्पिटिटिव हो जाए और गुणवत्ता में इस लेवल का हो जाए कि हम अमेरिका में, यूरोप में और इवन चाइना में हम चाइना के माल से अपने कंपटीशन में चाइना को पीछे छोड़ दें और चाइना वाले भारत का माल खरीदने को मजबूर हो जाएं। तो जब हम इस नजरिए से आत्मनिर्भर भारत के नारे को देखते हैं तो इसको एक नई दिशा मिलती है और हम इसको आगे, देश को आगे बढ़ाने में काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने अभी बहुत अच्छे से समझाया कि, क्योंकि जैसे आप बता रहे थे कि हमारे इस दूरदर्शन के माध्यम से हमारे दूर दराज गाँवों में बैठे जो यंग जनरेशन है या जो मध्यम उम्र के लोग हैं वो बहुत कुछ समझे। पर अब मैं आपकी इसी बात से मेरे मन में एक बात आ रही है कि क्या अब जिस तरह से हम सोच रहे हैं, क्या कुछ आयात करना क्या गलत चीज़ हो जाएगी? देश आयात और निर्यात पर चलता है, तो क्या आयात करना गलत है इस समय? अगर हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की बात करें और स्वदेशी और लोकल की तरफ बात करें तो क्या कहेंगे? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और ये इसी से रिलेटेड भी है। जो हम देश आयात करता है, हम बोलते हैं वी आर बेसिकली जो है डिजायरेबल, जिस चीज़ की देश में ज़रूरत है वो सामान विदेश से मंगाते हैं। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति सामान खरीदने जाता है तो वो देखता है कि भाई मुझे तो सस्ता सामान कौन सी कंपनी का मिल रहा है और बेहतर क्वालिटी का कौन सा मिल रहा है। तो क्वालिटी और कीमत को देख के वो डिसाइड करता है क्या सामान खरीदना। तो खरीदते समय कस्टमर के माइंड में ये नहीं होता कि ये सामान कहाँ से बना है। दूसरी इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि एक जैसे हम है ग्लोबल वैल्यू चेन, एक शब्द आया हुआ है जी। हम उसे जरूर समझ लें और प्रधानमंत्री जी ने भी उसको कहा है। जैसे आपने देखा होगा कि चाइना से बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगों का सुन रहे हैं हम कि शायद वहां से निकल के, क्योंकि अमेरिका चाइना में भी इस समय थोड़ी खटपट चली हुई है, तो उसका एक असर ये होता है कि जो अमेरिकन कंपनी है या बाकी कंपनी है उन्हें लगता है कल को चाइना अमेरिका में बनेगा तो सामान नहीं खरीदेंगे, तो शायद वो चाइना से निकल के दूसरे देशों में जाने की सोचें। तो भारत की कोशिश ये है कि जो इंडस्ट्रीज वहां से निकल रही है उन्हें भारत में लाने में कामयाब हो। इसमें यह है कि भारत को, मैं समझता हूं कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब, मैं ये मानता हूं कि भारत के उद्योग को, भारत के बिजनेस को, भारत की यूनिवर्सिटीज को, भारत के कॉलेजेस को, हर संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनना पड़ेगा। तभी हम चाइना का, तभी हम अमेरिका का, तभी हम यूरोप के मुकाबले पे आएंगे और एक सम्मानित और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में। ये वो एक रेस है कि उस रेस में अगर आपको खड़े होना है, भाग लेना है, तो उसके लेवल पे आओ। यस, उससे हम बच के नहीं चल सकते। तो देखिए, मैंने फिर से आपसे कहा, मैं इसको थोड़ा सा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इसके दो एक पहलू माने जाते हैं। भारत का जो रहा है ज़्यादा महत्व पिछले 60-70 साल से, वो ये रहा है कि इंडिया इज ए सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब ये होता है कि हम एक बहुत ही नैतिक दृष्टि से बहुत अच्छे देश हैं, हम कुछ वैल्यूज को बहुत मान्यता देते हैं, हम जस्टिस को, न्याय को, हम इन चीज़ों को बड़ा महत्व देते हैं और इस वजह से भारत की पूरी दुनिया में बड़ा सम्मान है। भारत की आवाज़ को बड़ी गंभीरता से सुना जाता है। तो उसमें हम ये है कि वो सॉफ्ट पावर को, अगर इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं इनको हम बोलते हैं हार्ड पावर। टेक्नोलॉजी की मीन्स की भाई हम नए हथियार बना सकते हैं या हम नया कार बेहतर बना सकते हैं या फ़ोन बेहतर बना सकते हैं या जैसे 5G बना लिया इन्होंने, चाइना वालों ने। तो ये नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, AI में आ जाए, तो उसमें हम हार्ड पावर बनते हैं। तो एक
आत्मनिर्भर भारत और शक्तिशाली भारत के लिए ये जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर हों, हम इकोनॉमी में भी शक्तिशाली हों और हम सॉफ्ट पावर में भी हों। तो इन बाकी दोनों चीज़ों में इंडिया को जो और तेजी से और नए संकल्प के साथ में भारत आगे बढ़े, मैं समझता हूँ आत्मनिर्भर भारत का जो एक प्रयोग है वो उस डायरेक्शन में है। बिल्कुल। तो काफ़ी कुछ मुझे लगता है पिछले 10 मिनट में ही हमने समझ लिया आपके शब्दों से, आपके ज्ञान से। आत्मनिर्भर भारत जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इसके स्तंभ क्या हैं? क्या ऐसी 4 चीज़ें जो कि जिस तरह से मैं सुनते आ रही हूँ, क्या स्तंभ हैं इसके? किन के आधार पर ये खड़ा है आत्मनिर्भर भारत? ऐसी क्या 4 चीज़ें हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग करें और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते जाएं? देखिए, इसमें हम 4 भी कह सकते हैं, 2 भी कह ज़्यादा सकते भी हैं, कह सकते ज़्यादा हैं। भी कह सकते हैं, और वो तो हम इसको कैसे परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन वो एक एकेडमिक्स का विषय है। जो दूरदर्शन पे जैसे हम इस चैनल पे बात करें तो मेन बात इसमें ये है कि जो भी हमारे देश में, अब जैसे मैं आपको एक दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये है कि मैं ये मानता हूँ कि हमें 8, 10, 11% पे ग्रो करना जो है हमारी मजबूरी है। अदरवाइज हम दुनिया में इन देशों के मुकाबले, खासतौर पर चाइना जिस ढंग से प्रोग्रेस कर रहा है, और मैंने कहा कि जीडीपी के नंबर अपने आप में ही एक शक्ति को प्रदर्शित करता है। जब आपका बहुत बड़ा साइज है तो आपकी एक अलग रिगार्ड हो जाती है। तो उसको हमें जब खत्म करना है तो आर्मी है या बाकी लोग तो शॉर्ट रन में इस समय तो एक अलग संकट है, उसकी अलग बात है। लेकिन एक लंबे समय में हम उसका जो सही, उसको हम कह रहे हैं डेटरेंस क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें फिर से मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी भी चाहिए और साथ में इकोनॉमी का साइज भी चाहिए। इकोनॉमी का साइज बढ़ाने के लिए हमें ग्रोथ को तेजी से बढ़ने की जरूरत है। चाइना ने क्या जादू किया है, यही तो किया ना उसने, कि वो 90 से लेके अब 10, 11, 12, 13, 14% तक ग्रोथ करने लगा, इकोनॉमी तेजी से बढ़ गई। अब भारत के सामने मौका है कि अगर जो भारत की अर्थव्यवस्था 8, 10, 11, 12% से बढ़े तो 10-12 साल में हम काफी मजबूत होकर, क्योंकि देखिए आप एक बात ध्यान रखिए, अगर जो 10% की दर से कोई देश बढ़ रहा है तो उसकी जीडीपी 7 साल में दुगनी हो जाती है। 14% की दर से बढ़ रहा है तो 5 साल में दुगनी हो जाती है। और अगर हम 3% की दर से बढ़ना शुरू कर दें तो 24 साल में हमारी जीडीपी दुगनी होगी। एक मोटा हिसाब है। तो हमें अब सवाल यह है कि जब हमें तेजी से तरक्की करने के लिए क्या चाहिए, कुछ सरकार ने इससे तो वो जो आपने कहा था उस स्तंभ में जो हमारी मुख्य बातें आती हैं, वो एक तो ये आ जाती है कि भाई आपको अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रखना है, कि बिजनेस को हम एक राष्ट्र की शक्ति के रूप में देखें, उसको आगे बढ़ाने की सोचें और किसी बिजनेस का हम स्वागत करें। अगर जो विदेश से भी कोई बिजनेस करना आता तो भारत की शक्ति को ही बढ़ा रहा है, मैं ये मानता हूँ, उसको भी हम स्वागत करें और उसको हम आने दें, और भारत में भी जो बिजनेस करना चाहता है उसको हम मदद करें। फिर इसमें आ जाता है लेबर की बात। अब लेबर मार्केट में आप देखेंगे 2 चीजें हमें चाहिए होती हैं। एक तो हमारा जो कामगार है, जो वर्कर्स हैं, वो स्किल्ड होने चाहिए। तो उनकी स्किल जितनी अच्छी होगी उतना ही वो बेहतर प्रोडक्शन कर पाएंगे। साथ में लेबर के जो कानून हैं वो भी थोड़े फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी में भारत में मैंने देखा है, मैं ये इंडिपेंडेंट व्यू दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये। भारत में जब हम लेबर रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसमें जरा सा भी छेड़खानी, चेंज की सोचते ही एक अजीब सा रिएक्शन आता कि भाई ये हमने गलत कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि भारत में जैसा एक 50 करोड़ के लगभग कामगार हैं और उसमें से आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 40 करोड़ के लगभग ऐसे हैं जो कि मतलब संगठित क्षेत्र में नहीं है, इसको ऐसे हम कह सकते। तो उनका भी हमें ध्यान रखने की जरूरत देखते हुए लेबर लॉ को हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब उसको काम मिलेगा, 6 महीने के लिए काम मिला तो 6 महीने के लिए लेबर रखना था। अब इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए आपने रख लिया तो ये होता कि भाई बाकी समय का इसको सैलरी दो। जो बनाने वाला था वो कहता भाई बाकी समय के लिए तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो वो उसकी वजह से ये हुआ कि बांग्लादेश में काफी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी शिफ्ट होने जो चाइना से जो छूटी थी पिछले 15-20 साल में, वो उसका ज्यादा फायदा बांग्लादेश उठा गया। लेबर लॉ में थोड़ा सा उन्होंने अपना चेंज कर लिया था, हम उस हद तक अपना चेंज नहीं कर पाए। तो समय की मांग को देखते हुए हमें लेबर में चेंज करना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत जरूरत है। इसी ढंग से जमीन की बहुत समस्या हो जाती है। अब हम हरियाणा में बैठे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, पंजाब को देखें, हरियाणा को देखें, तो यहाँ जमीनों के रेट महंगे हो गए। जल्दी से जमीन को इंडस्ट्री लगाने आए तो जमीन बड़ा मिलना मुश्किल है। तो इसके लिए सरकार की कोशिश जैसे चल रही है, मैं समझता हूँ अच्छी कोशिश है, थोड़ा और तेजी की जरूरत है कि एक लैंड बैंक बना लें कि भाई कोई आए तो उसको हम दे दें। उसमें एक राजनीतिक विषय बन जाता है कि अगर जो सरकार किसी को सस्ती जमीन दे दे तो इस टाइप का एक माहौल
बनता कि भाई सरकार तो एक उद्योगपतियों की मदद कर रही है। मेरा इसमें यह मानना है कि हमें उसे, अगर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें कंपनियों को आकर्षित करना है, चाहे भारत की हो और चाहे कोई विदेश की कंपनी हो, तो जमीन के रेट भी हमें उचित, मतलब एक नॉर्मल लेवल, बहुत ज़्यादा हाई रेट रखेंगे तो वो नहीं आएंगे। बिल्कुल। हम अपने वर्कर के बहुत रिजिड रूल बना देंगे कि भाई आपको इसको हायर करना है, इसको ऐसे नौकरी पे काम लेना है, तो फिर बाहर वाले लोग नहीं आएंगे, भारत वाले लोग भी अपना बिजनेस भारत में नहीं करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए ये अभी आपने बोला लैंड बैंक, हाँ। ये लैंड बैंक क्या है? लैंड बैंक जो है बेसिकली ये हम एक तरह से कहें कि भाई जैसे IMT मानेसर गाजियाबाद में बना, वो उसमें अपना बना लिया, मानेसर बना दिया जी। सरकार ने जी। अब उसमें क्या है कि रेडीमेड प्लॉट्स हैं, किसी को प्लॉट देना है तो उसे फिर ना तो जब जमीन मिल गई तो उसको ना तो लैंड यूज चेंज कराने के लिए जाना है, ना बिजली कनेक्शन की समस्या है, ना सीवरेज की समस्या है, तो एक रेडीमेड प्लॉट मिला जिसके ऊपर वो अपनी फैक्ट्री आसानी से शुरू कर सकता है। तो इस तरह से अगर जो हम कहें कि भाई उनको और बड़े स्तर पे बना के हम जमीन तैयार रखें, और क्योंकि जैसे बड़ा उद्योग आता है, वो तो छोटे उद्योग को 1000 गज का प्लॉट, 2000 गज का प्लॉट तो हम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कीजिए कोई 500 एकड़ जमीन मांगने आ जाए, 200 एकड़ जमीन मांगने आ जाए, तो हमें उसके लिए भी कुछ व्यवस्था ऐसी करके रखनी पड़ेगी कि हमारे पास जमीन है और हम उसको जमीन भी दें और साथ में बिजली और इन्वायरमेंट के जो क्लियरेंसेस हैं उसमें थोड़ी सी हमें कोई, मतलब जैसे बोलता है प्री फैब्रिकेटेड, ऑलरेडी डिजाइन होगी, यहाँ होगा तो हम उसको फटाफट सारी फैसिलिटी दे देंगे। चाइना ने इस ढंग की एक्टिविटी करके पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज को बुलाया। तो अब हमें एक बात समझनी है कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, उसका हिस्सा है। भारत कोई ऐसा आइलैंड तो है नहीं कि पूरी दुनिया में कुछ हो रहा है उसका हम पे असर नहीं पड़ेगा। अब हम एक इंडस्ट्री को बुलाने जाते हैं तो आप ध्यान रखिए कि 10 देश की और भी प्रतिनिधि घूम रहे हैं उनको बुलाने के लिए, हम उनसे कोई शर्त लगाएंगे तो हो सकता है कि वो किसी और देश में चले जाएं। और जो किसी उद्योग को लाने का फायदा ये होता कि वो हमारे देश में आ गए, उससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलता, वो जब प्रोडक्शन होता तो हमारा वो कच्चा माल भी खरीदता, हमारी सरकार को टैक्स भी देता। तो विदेश का जो हमारे माइंड में कंसेप्ट है कि विदेशी अगर जो भारत में पैसा लगा रहा है तो वो प्रॉफिट बाहर ले जाएगा, तो आप प्लीज ध्यान रखिए कि अगर जो वो 100 रुपए का भारत में उत्पादन करेगा तो वो प्रॉफिट उसका 10-20 रुपए होगा, वो उसको लेके जाएगा, बाकी 70-80 रुपए तो भारत में ही रहेंगे। भारत में ही रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो इस वजह से सरकार की भी कोशिश है, मैं समझता हूँ इस मामले में मैं इस सरकार को कॉम्प्लीमेंट दूंगा, एक अच्छी बात है उनकी, उन्होंने इस बात को समझा है और आगे बढ़ाया कि विदेशी FDI आने को, मतलब हमने रूल थोड़े और आसान किए हैं, खासतौर पर आप देखें जैसे डिफेंस के क्षेत्र में। अब डिफेंस के क्षेत्र में बड़ी इंटरेस्टिंग और आश्चर्यजनक बात है कि डिफेंस जैसे क्षेत्र में हम सारा अपना हथियार, जो जरूरत के सामान हैं वो विदेश से खरीदते हैं जी, और वो चाहे प्राइवेट कंपनी होती है विदेश में अधिकतर। तो जब हम उनसे खरीदते हैं तो वो कंपनी अगर जो भारत में उत्पादन शुरू कर दे तो कम से कम सरकार का या देश का इतना तो एक बना कि भारत में उत्पादन हो रहा था, हमने खरीदा। अब हम वो अब जाके सरकार ने इसको थोड़ी छूट दी है। मैं अभी आपकी बात से मेरे मन में एक बात आई, अभी हाल फिलहाल में सरकार ने, हमारी मौजूदा सरकार मोदी जी ने कुछ आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए कुछ देने का कुछ फैसला किया, क्या उस बारे में कुछ बताएंगे? देखिए उसकी बात आप करें जो अब मेरे ख्याल से अगर जो मैं ठीक समझ रहा हूँ आप कह रहे हैं वो 20-21 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया था, तो 20-21 लाख करोड़ के पैकेज में हम उसको मोटे तौर पे, क्योंकि वो आत्मनिर्भर भारत से जोड़ के देखा जा रहा है, तो उसके 2-3 कंपोनेंट्स हैं। तो एक तो कंपोनेंट ये है कि लॉकडाउन जब हुआ तो काफ़ी लोगों को समस्या आई, खासतौर पे जो गरीब वर्ग है हमारा, जिनकी नौकरी पक्की नहीं होती है या कोई आय के परमानेंट साधन नहीं होते जिनके पास में, तो वो हमारे देश में आपको ताज्जुब होगा आज भी वो 70-80 करोड़ से लगभग ऐसे लोग हैं जिनको की सरकार की मदद की जरूरत पड़ रही है और सरकार उनको मदद करने के प्रयास भी कर रही है। जो इसमें आया था कि भाई जैसे एक तो ये था कि 5 किलो राशन देंगे, गेहूं देंगे 5 किलो, 1 किलो दाल देंगे, कुछ उसको इस टाइप से अगले 3-4 महीने 4-5 महीने और देंगे। अभी पहले 3 महीने था, 3 महीने और कर दिया था उसको। तो वो तो ये है कि उसको सस्टेन करने के लिए, क्योंकि जिंदा रहना सबसे जरूरी चीज है, उसके लिए हमें थोड़े बहुत इस टाइप का कोशिश करनी पड़ती है। सेकंड उसमें कंपोनेंट ये हो जाता है कि जो स्मॉल एंड मीडियम जो MSME जिसको हम बोलते हैं, जो लघु, मतलब एक तो हो गया, आप इसको ऐसे समझें, एक तो बड़े उद्योग हो गए और एक बड़े उद्योग जो नहीं है, तो उसकी परिभाषा चेंज होती रहती है। अभी सरकार ने पहले की थी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ अब कर दिया 250 करोड़, उसको हमने मान लिया मझले उद्योग।
तो वो अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन बात ये है कि वो बड़े उद्योगों में नहीं आते, तो उनके इसका मतलब संसाधन जो है वो थोड़े से सीमित है। अब और जो छोटे हैं वो और भी छोटे थे, जो माइक्रो हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं। अब जो हमारा लॉकडाउन हुआ और उसमें भी थोड़ी समस्या थी, उससे पहले भी थी, तो सरकार ने इस पैकेज में एक व्यवस्था ये की कि अगर जो बैंक्स इन उद्योगों को लोन देंगे तो उसमें अब ये जो उद्योग हैं क्योंकि एक बाधा पड़ गई तो उनके बिजनेस में, तो थोड़ा घाटा भी हो रहा है उनको। तो बैंकिंग के नियमों के अनुसार हो सकता है कि बैंक उनको लोन देने के लिए आगे ना आए। उस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कहा कि सरकार गारंटी देती है कि भाई आप अगर जो इन उद्योगों को, इन बिजनेसेस को लोन देते हैं तो उसकी गारंटी सरकार ने ले ली। बिल्कुल। तो अब क्या है, उससे बैंक थोड़े से बिना चिट्ठी पत्री के ये जो वो जितने चिट्ठी पत्री तो वो करेंगे, लेकिन उन्हें जो देखिए क्या होता, आप इसको ये भी बड़ा अपने आप में सभी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं कि अब बैंक अगर जो लोन देता है तो बैंक मैनेजर जिम्मेदार है। कल को ये बिजनेस अगर जो बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा है तो बैंक मैनेजर से पूछेंगे आपने लोन क्यों दिया था, एनपीओ क्यों हो गया। और अगर जो नहीं देते हैं तो फिर बिजनेस नहीं चलेंगे। तो उसका बैलेंस बनाने की कोशिश में सरकार ने कहा कि भाई आप लोन देते समय हिचके ना, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आप अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से लोन दे दें। इसका अगर जो एनपीओ होने की तरफ जाती है कोई बात, तो वो गारंटी सरकार ने ले ली, तो बैंकों का धन जो है इस ढंग से सुरक्षित हो गया। ये दूसरा तरीका था। एक तीसरा जो तरीका है जो वो मैं समझता हूँ वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो पॉलिसी चेंजेस होते हैं। बिल्कुल। तो हमने जैसे खेती के लिए प्रधानमंत्री जी ने काफी घोषणाएं की हैं कि भारत जो है पूरा अब एक सिंगल मार्केट होगा। हमारी आम जनता को एक छोटा सा, थोड़े से शब्दों में संदेश दें ताकि लोग समझें इस बात को। भारत के चाहे छोटे से छोटा बिजनेसमैन है, वो थोड़ी सी अपनी एम्बिशन को, अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाए और इस बात को समझे कि अब वो समय आ गया है कि इंडिया के बिजनेस को पूरी दुनिया को मार्केट मानने की जरूरत है। तो हम किसी दूसरे देश के आयात से को रोकने का रास्ता ये निकालें कि हम, जैसे आप मान लीजिए कोई छोटा सा कोई भुजिया बनाता है, कोई मिठाई बनाता है, तो अभी हमारा ये है कि वो लोकल मार्केट के लिए बना रहे हैं। अब हम सोचे कि लोकल से जाए राज्य स्तर पे, राज्य स्तर से देश के स्तर पे, देश के स्तर से कल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाने की सोचे। इस तरह की जितने भी जो हमारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, हर प्रोडक्ट के हर प्रोड्यूसर को ये सोचना है कि पूरी दुनिया को मार्केट मान के काम करें। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप यहाँ आए हमारे स्टूडियो में, हम सबको इतना ज्ञान, अपनी नॉलेज से हम सबको इतना ज्ञानवान बनाया। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि आलस छोड़ो, नींद से जागो और आगे बढ़ो। फिर कौन रोक सकता है आपको आगे बढ़ने से। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।